मुझे ये बताइए, इंडिया में सेल्फ पब्लिशिंग क्या है? पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, हो जाएगी। चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, आप ये नहीं ये फॉन्ट यूज करेंगे। तो अगर आप इतने टेक सेवी हैं कि अपनी बुक को आप खुद फॉर्मेट और डिजाइन कर सके, तो आपके लिए केडीपी की सेल्फ पब्लिशिंग है। मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है, बट उसको मैं अपने घर में ही रखा हूँ, तो सामान नहीं बिकेगा ना। बिल्कुल, बाजार में तो ले जाना पड़ेगा। सेम केस होता है ऑथर के केस में, सेम चीज होती है। नमस्कार, मैं हूं चयन और स्वागत है किस्सों की किताब के एक और मजेदार एपिसोड में। यहाँ हम बात करते हैं किस्सों की, किताबों की, लेखकों से भी बातचीत करते हैं। पर आज के हमारे गेस्ट थोड़े अलग हैं। आप खुद एक लेखक नहीं हैं, पर आपको श्रेय प्राप्त है बहुत सारे राइटर्स को ऑथर्स बनाने का। आप एक सेल्फ पब्लिशिंग एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अब तक करीब 2000 बुक्स पब्लिश करने में ऑथर्स की मदद की है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, आशीष वर्मा जी। शो पे बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। तो आशीष जी, आप एक सेल्फ पब्लिशिंग एक्सपर्ट हैं, अब तक करीब 2000 किताबें आपने छपवाई हैं। मुझे ये बताइए, इंडिया में सेल्फ पब्लिशिंग क्या है? व्हाट इज दिस स्पेस, हाउ इज इट वर्किंग? सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, उसके पहले मैं थोड़ा सा पब्लिशिंग के बारे में बताना चाहूँगा आपको। दो तरीके की पब्लिशिंग होती है, एक ट्रेडिशनल और एक सेल्फ। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ऑथर्स को एक लंबा समय इंतजार करना पड़ता है अपनी किताब को मार्केट में लाने के लिए। जितने भी ट्रेडिशनल पब्लिशर हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जाती है ऑथर्स की और एक सालों इंतजार करना पड़ता है। अब हमारा नंबर आएगा। सालों इंतजार करने के बाद पता ये चलता है कि नहीं, मेरी तो मैन्युस्क्रिप्ट सेलेक्ट ही नहीं हुई जी। सालों इंतजार करने के बाद में अगर मैन्युस्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं हो रही है तो फिर से उसको कहीं और किसी दूसरे ट्रेडिशनल पब्लिशर को ढूंढना पड़ता है कि भाई यहाँ नहीं तो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ऑथर धक्का खाता है एक पब्लिशर से दूसरे एक पब्लिशर से दूसरे पब्लिशर तक धक्के खाते रहता है, उसकी किताब पब्लिश नहीं होती है जी। तो वहीं से इजाद होती है सेल्फ पब्लिशिंग की। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है कि ऑथर्स अपने एक्सपेंसेस पे अपनी बुक को मार्केट में लेके आता है। नंबर ऑफ पब्लिशर्स इंडिया में हैं जो सेल्फ पब्लिशर हैं, और वो उन ऑथर्स को हेल्प आउट करते हैं कि आपकी बुक है, हम उसको लेंगे। उसमें ऑथर को ट्रेडिशनल पब्लिशर की तरह, पब्लिशिंग की तरह इंतजार नहीं करना पड़ता है सालों साल कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ 15 दिन में, 30 दिन में बुक जो है ऑथर के हाथ में आ जाती है। वहीं से इजाद होती है सेल्फ पब्लिशिंग हाउस की। ठीक है, उसमें ऑथर अपने एक्सपेंसेस पे सारे खर्चे करेगा। एक सेल्फ पब्लिशिंग हाउस की एक फीस होती है, वो उनको पे आउट करेगा और अपनी बुक को मार्केट में ले आएगा। सेल्फ पब्लिशर कैसे हेल्प आउट करते हैं ऑथर्स को? वो पूरा उनका मैन्युस्क्रिप्ट लेंगे, कवर डिज़ाइन करेंगे, अंदर का प्रूफ रीड, फॉर्मेट, एडिटिंग, वो सब कुछ करके ऑथर्स को दे देंगे। बस यही काम होता है सेल्फ पब्लिशिंग का। एक और अमेजोन ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ऑथर्स को, जिसको अमेजोन पब्लिशिंग बोलते हैं। वो किंडल पब्लिशिंग कहलाता है। उसमें ऑथर जाएगा और अपने आप कवर डिज़ाइन कर लेगा, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को वहाँ पे अपलोड कर लेगा और उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में। बहुत बढ़िया। और उसका एक बेनिफिट और है कि ऑथर वहाँ पे अपनी पेपर बैक भी कर सकता है जी। वो थोड़ा सा अगर उसको ज्ञान होगा डिजाइनिंग का तो वो पेपर बैक भी वहाँ पे कर लेगा और उसको भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। ठीक है। तो अमेजोन ने ये थोड़ा सा ऑथर्स के लिए अच्छा किया है वहाँ पे। तो अगर आप इतने टेक सेवी हैं कि अपनी बुक को आप खुद फॉर्मेट और डिजाइन कर सके, तो आपके लिए केडीपी की सेल्फ पब्लिशिंग है। अदरवाइज आप हेल्प कर देंगे? हम हेल्प कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आशीष जी, मैं बिल्कुल रुकी हूँ, मैंने अपनी पहली किताब लिखी पर मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई साहब मैंने ये किताब लिखी है, इसे छाप दीजिए। तो मुझे और किताब जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है उसके अलावा मैं आपको और क्या क्या मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा? देखिए, ऑथर को जो देना होता है वो सबसे जो कीमती होता है ऑथर का, जो ऑथर लिखता है। कई ऑथर सालों देते हैं एक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि को तैयार करने के लिए। ठीक है, वो मुझे मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए और थोड़ा सा हमें चाहिए आपकी बुक के बारे में थोड़ा सा सार, जिसको ब्लर बोलते हैं हम लोग, ब्लर, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी किताब में। ठीक है, उसी के बिहाफ पे पूरा कवर को डिजाइन करेंगे हम पहले। ठीक है, कवर को डिजाइन करेंगे। कवर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप भी जाते होंगे बुक परचेस करने चैन जी, तो आप भी देखते होंगे कि अगर जिसका कवर अट्रैक्टिव है, आप, मुझे लगता है कि उसको ही पहले पिक करते होंगे।
हाँ जी, कहा जाए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर वो आजकल डिजिटल जमाने में सत्य आजकल नहीं डिजिटल है। जमाने में सत्य हो रहा है। जी। तो आदमी उठाता है किताब को और पीछे सबसे पहले पीछे पलट के देखे कि भाई समरी में क्या लिखा हुआ है, वो चाहिए होता है। और कवर का डिजाइन, पूरी थीम जो है वो आपके बुक के हिसाब से ही होती है कि आपका कवर ही बता दे बुक में क्या है। फिर उसके बाद में होता है फॉर्मेट एडिटिंग होती है, बुक की बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग होती है उसमें। उसके बाद आती है प्रूफ रीडिंग की बारी, जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स एंड जो ऑथर का लिखता है तो उसका कभी कभी फ्लो गड़बड़ हो जाता है जी। उस फ्लो को सही करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं जी। फिर उसको प्रिंट करके फिर उसको जितने भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल, गूगल प्ले बुक्स, कोबो, नंबर ऑफ, वहाँ पे वो बुक लिस्ट हो जाती है और जनरल पब्लिक तक पहुँच जाती है। अच्छा, तो आशीष जी, इस प्रोसेस में ऑथर का कितना इनपुट रहता है? मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट दे दी और आपने मुझे एक कवर बना के दिखाया, आपने बुक फॉर्मेट करके दिखाई मुझे, तो उसमें आगे बदलाव मैं चाहूँगा तो क्या वो हो जाते हैं या कोई से नहीं रहेगा मेरा इसमें? इसमें टोटली डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से। ऑथर का पूरा टेक होता है जी। वो अपनी तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग करा सकता है जी। मुझे पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, हो जाएगी। चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, आप ये नहीं ये फॉन्ट यूज करेंगे जी। यहाँ पे पूरा जो राइट्स होते हैं वो ऑथर्स के पास में होते हैं सेल्फ पब्लिशिंग में जी। लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए राइट्स जो है वो जो ट्रेडिशनल पब्लिशर होता है उसके पास चले जाते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम सेल्फ पब्लिशिंग में कहें तो पूरा कंट्रोल होता है ऑथर का, कवर डिजाइनिंग से लेके बुक की इंटीरियर डिजाइनिंग तक ऑथर अपने हिसाब से करा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जब अगर मेरे पास एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट आया है, मैंने साइन किया है, उसके बदले में एक चेक लिया है, तो मैंने राइट साइन ऑफ कर दिए हैं इन फेवर ऑफ द पब्लिशर। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या इट्स डिफरेंट? सारे राइट्स ऑथर के पास होते हैं। अच्छा जी। पूरा कंटेंट ऑथर का है जी। ऑथर आज चाहे तो अपना पब्लिशर चेंज कर सकता है, दूसरे पब्लिशर के पास जा सकता है जी। वो सिंपली एक मेल ड्रॉप करेगा अपने पब्लिशर की, भाई जो भी जहाँ भी लिस्ट किया है अपनी बुक उसको आप भी लिस्ट कर दीजिए, वो दूसरे पब्लिशर के पास जा सकता है। टोटली डिफरेंट है। तो मैंने जैसा भी बताया आपको कि पूरा 100% राइट जो है वो ऑथर के पास ही होता है जी। उसका कंटेंट उसका राइट है। अच्छा, और रॉयल्टीज कैसे वर्क करती हैं? रॉयल्टीज की बात करें, ये थोड़ा सा सेल्फ पब्लिशिंग में चैन जी थोड़ा एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने उठाया है यहाँ पे। नए ऑथर्स हैं, वो सोचते हैं कि हमने बुक छापी और एक महीने में हमारी 20,000 50,000 रॉयल्टी बन गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हमारे पास में भी ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी बुक तो इतनी बिक गई होंगी, तो हम उनको भी यही कहते हैं कि जी। सर इतनी जल्दी जो है इतनी बुक बिकना एक थोड़ा सा आसान नहीं होता है, या फिर आप एक रनाउंड ऑथर हो। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आप जाएंगे तो आपको आपकी रॉयल्टी का चेक पहले ही आपके पास आ जाता है। तो बड़ा मार्केटिंग चैनल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ना जिस ऑथर को मैंने उठाया है, अगर उसकी 2 लाख कॉपी छाप रहा हूँ और मैं उसको बेच दूंगा तो ऑथर का भी फायदा और पब्लिशर का भी फायदा। बिल्कुल, हाँ, तो नंबर्स का खेल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सेल्फ पब्लिशिंग में, एक तो पहली चीज तो ऑथर रिनाउंड नहीं होता है, तो उसकी बुक मार्केट में इतनी जल्दी कोई परचेज नहीं करता है। आप भी जब बुक खरीदने जाते होंगे तो आप भी जितने रिनाउंड ऑथर होते होंगे आप भी बुक उन्हीं की पिक करते होंगे। पहले तो वही किताब उठाते हैं कि नया ऑथर है, आप उसको जानते नहीं, आप उसकी किताब नहीं उठाएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉयल्टी है वो वर्क ऐसे करती है कि जितनी बुक बिकेगी उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे कई और डिफरेंट पब्लिशर्स का डिफरेंट परसेंटेज देने का है। कुछ कहते हैं कि मैं 100% देता हूँ, कुछ कहते हैं मैं 85% या 80% देता हूँ। यहाँ पे ऑथर एक गलती और करता है, वो 100% ऑफ MRP समझ लेता है। जस्ट एग्जांपल एक दूंगा कि आपकी बुक की प्राइस है 200 रुपए, ऑथर समझ लेता है कि नहीं भाई 200 रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे सर्टेन चार्जेस होते हैं। हम आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बुक को लिस्ट कर रहे हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैं, वो मेरे को ऑल ओवर इंडिया में हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बुक को बेचने के लिए जी। तो उसके वो चार्ज करते हैं हमसे, प्लस प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस को निकालने के बाद में जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बचता है वो ऑथर का पूरा होता है। तो जैसा कि आपने बताया आशीष जी कि ऑथर्स मिसकैलकुलेट कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि MRP का 100% उनका प्रॉफिट होगा, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू, है ना। तो अभी बात करते हैं, अगर हम देखा जाए कि पूरे साल में हज़ारों की तादाद में किताबें पब्लिश होती हैं, मैनी ऑफ देम आर सेल्फ पब्लिश्ड, तो ये जो आपने गलती पॉइंट आउट की, इसके अलावा और क्या ऐसी गलतियां हैं जो एक ऑथर करता है?
देखिए, ऑथर जो गलतियां करता है, अगर किसी ऑथर को लिटरली में वो बनना चाहता है ऑथर, जी, तो उसको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो उसको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसको अपना एक चैनल बनाना होगा, एक अपना इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज बनाना होगा, और ऑडियंस के साथ में इंगेज रहना पड़ेगा उसको। उसकी बुक कोई आने वाली है तो उसका पहले से ही प्रमोशन स्टार्ट करना, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को पूछना। जब ऑथर जो है बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को पूछता है ना, तो वहां पे उसका एंगेजमेंट बन जाता है ऑडियंस के साथ में, तो ऑडियंस भी थोड़ा सा अटैच रहती है। अब पता चलता है एक पोस्ट आपने आज डाला है और एक पोस्ट आप डालेंगे 2 महीने बाद, तो वो इतना एंगेजमेंट हो नहीं पाता है ऑडियंस के साथ में। तब आप, जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, तब एक थोड़ा सा आप सीरियस ऑथर भी लगते हैं। ठीक है, आपको बुक फेयर्स में जाना, टॉक शोज करना, बुक फेयर्स में जाना, डिजिटली आपको एड रन करने हैं, ये सारे तरीके हैं। तो ये पूरा अगर आप मार्केटिंग प्लान लेते हैं तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक अपने रीडर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड करना ये ऑथर की ही जिम्मेदारी है। वो डिड बी राइट अगर मैं ये कह रहा हूँ? सेल्फ पब्लिशर जो है वो हेल्प आउट करते हैं उस चीज में जी, कि आप कैसे जो है वो इंगेज कर सकते हैं ऑथर्स के साथ में। तो वो उनका यूट्यूब चैनल भी बना देते हैं कि छोटी छोटी आप क्लिप्स बना के डालते रहिए ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचती रहे। देखिए, जब तक आप अपने सामान को दिखाएंगे नहीं सामने वाले को, तब तक वो बिकेगा नहीं। सही बात। आपने कहा कि मैंने इस चीज को खरीद ली है और मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है, बट उसको मैं अपने घर में ही रखा हूँ, तो सामान नहीं बिकेगा ना। बिल्कुल, बाजार में तो ले जाना पड़ेगा। सेम केस होता है ऑथर के केस में, सेम चीज होती है। उसमें ये होता है कि अगर आपने बुक लिखी है तो आपको उसको रीडर तक पहुंचाना होगा, और ये बहुत ही मुश्किल होता है जो हमारे फर्स्ट टाइम ऑथर्स होते हैं, जिनकी बुक सेल्फ पब्लिश होती है, जो रिनाउंड नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ होता है क्योंकि रीडर्स नहीं जानते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है कि वो जाएं, अपनी बुक को प्रमोट करें, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं, कैंपेन रन करें, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और नो डाउट वो फिर एक दिन एक अच्छा ऑथर बन के निकलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे बेस्ट सेलर्स हैं तो वो पहली बुक से तो बेस्ट सेलर नहीं बन गए होंगे। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ही बहुत मेहनत की होगी, गए होंगे बुक स्टोर्स में, अपनी बुक रखी होगी, ऑफलाइन तो बुक स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे बुक रखी होगी, जो रीडर आ रहा है उनसे इंगेज हुई होंगे, अच्छा आप ये बुक पढ़ रहे हैं, अरे ये मेरी बुक है, आप इसको भी एक बार ट्राई करिए। तो ऐसे थोड़ा सा इंगेजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें आप और आपका पब्लिशिंग हाउस कैसे हेल्प करता है एक ऑथर को? इसमें हम और हमारा पब्लिशिंग हाउस कैसे हेल्प आउट करेगा, वो ऑथर आएगा हमारे पास में और एक हमारी नॉमिनल सी फीस है उसको पे आउट करेगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा पब्लिकेशन हाउस कैसे आया। तो वह मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, एक मार्केट स्टडी की गई थी, तो उसमें ये देखा गया कि दैट पब्लिशर की हम बात करें तो नंबर ऑफ पब्लिशर्स हैं इंडिया में। नंबर ऑफ पब्लिशर्स जो हैं, सेल्फ पब्लिशर भी हैं, ट्रेडिशनल पब्लिशर भी हैं, वो किसको चूज़ करें, क्योंकि सबके चार्जेस जो हैं वो एक चार्जेस हाई फाई होते हैं। जब स्टडी के बाद में एक आउटकम निकल के आया कि दैट एवरी वन कांट बियर दैट कॉस्ट। लिखने का सबको शौक है, हमारे पास जो है वो कई बच्चे भी आते हैं अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए, वो 8th क्लास के हैं और उन्होंने पोएम्स लिख रखी है और बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स लिख रखी हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा पब्लिकेशन हाउस आया, एक स्टेप आगे लिया बेसिकली, और शुरू कर किया हम लोगों ने अपनी जर्नी, जिसमें एक अगर कोई कॉलेज जा रहा है बच्चा और वो उसको लिखने का शौक है, वो भी उस फीस को अफोर्ड कर सकता है। और एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है बट उसका पे ग्रेड उतना ज़्यादा नहीं है, बट उसने भी अच्छी कविताएं, एक कहानियाँ लिख रखी हैं, वो भी उसको अफोर्ड करता है। वो एक नॉमिनल से फीस है उसको देगा, और उसके बाद में जो है हम लोग उसको पूरा हेल्प आउट करेंगे, फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑफ द कवर से लेके उसको मार्केट में पहुंचाने तक हम पूरा हेल्प आउट करते हैं। कवर डिजाइन करना, फॉर्मेट एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, उसको ऑनलाइन प्रेजेंट करके उसकी लिस्टिंग करना, और हम लोग बुक फेयर्स भी करते रहते हैं, बुक फेयर्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं कि ऑथर्स का जो है रीडर्स के साथ में जुड़ाव रहे, और वो नया ऑथर है तो ऑथर आए और अपने इंगेज ऑथर्स मतलब ऑडियंस के साथ में इंगेज हो और मिलता जुलता रहे। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आशीष जी, अभी आपकी जो पब्लिशिंग हाउस है आपका BFC पब्लिकेशंस, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपने एंट्री की है, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद। सवाल मेरा ये है कि
क्यों आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जाए एशिया बुक? क्या रिकॉर्ड क्या है ये बताइए। ये रिकॉर्ड है एशिया के, हम पहले पब्लिशर ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन में 63 ई बुक को पब्लिश किया है। अच्छा, इन वन डे। मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन, तो मैं सर्च कर रहा था कि पब्लिशर हाउस के पास में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, क्योंकि एक हमारी आदत जो है वो है कि रिकॉर्ड है तो ब्रेक करना है। हाँ, वो स्पिरिट तो है ही कंपटीशन की। ठीक है, तो मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहा एक दिन में नंबर ऑफ ई बुक पब्लिश करने का तो किसी के पास में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैंने अपनी टीम से बात की कि हम लोग एक स्टेप ले सकते हैं। टीम ने कहा हाँ क्यों नहीं। टीम ने फिर ऑथर से बात की दैट इस दिन हम लोग आपकी बुक को लॉन्च करेंगे, और ऑथर्स का सपोर्ट वहाँ पे हमारे पास बहुत रहा है जी। ऑथर्स ने हम लोगों को पूरा सपोर्ट किया है, और टीम की कड़ी मेहनत से हम लोगों ने एक दिन में 63 ई बुक पब्लिश की है, और वो प्राउड फील होता है किसी भी पब्लिशर के लिए। क्योंकि अगर मैं अपनी पब्लिशिंग हाउस की बात करूं तो हम लोग एक महीने में 200-250 बुक को पब्लिश कर देते हैं। 200-250 बुक पब्लिश कर रहे हैं एक महीने में। तो आशीष जी, अगर एक पब्लिशिंग हाउस का रिज्यूमे देखा जाए तो उनकी छापी हुई किताबों से अच्छा नहीं हो सकता कोई प्रूफ कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं बीएफसी पब्लिकेशंस की, कि आई वांट टू गो चेकआउट कि किस तरह का काम कर रही है बीएफसी पब्लिकेशंस, तो आप कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे कि मैं जाऊं और पढूं? देखिए, पहले तो आप अगर बीएफसी पब्लिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है bfcpublications.com उसको विजिट कर लीजिए जी। वहाँ पे आपको बुक स्टोर मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा। कुछ बुक्स जो हैं मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपको माइथोलॉजी का पढ़ने का शौक है तो एक हमारे ऑथर हैं शरद बिंदल जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात प्लॉट लिखा है। वो बेसिकली एक ट्रायलॉजी है, 2 पार्ट आ चुके हैं, अभी एक पार्ट आना है, क्लैश ऑफ सिंगुलैरिटी एंड डाउन ऑफ डुअलिटी। अच्छा, अगर हम हिंदी में जाएं तो आपको अगर गांधी जी के बारे में पढ़ना है तो गांधी हार गए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा किताब। मैंने ये किताब पढ़ी है, आप अगर मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। गांधी हार गए ये जो किताब है, इसका जिक्र मैंने ललन टॉप शो के सौरभ द्विवेदी जी को करते हुए सुना था। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे एंड ललन टॉप पे सर्च करेंगे तो सौरभ द्विवेदी जी ने उसका जिक्र किया है वहाँ पे। और जो उनके ऑथर हैं वो हैं दुर्गेश पांडे जी। एक और बुक है महारंग जी, कृष्ण जी के बारे में अगर आपको पढ़ना है। ऑथर ने क्या प्लॉट लिखा है, क्या प्लॉट किया है उसमें, उम्दा किताब है। अच्छा। ऐसे नंबर ऑफ बुक्स हैं। मैं एक छोटे से इस एपिसोड में शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि आप जाइए और हमारे स्टोर पे विजिट करिएगा, बीएफसी स्टोर जो ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसकी, और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी बुक्स हैं हमारी। बिल्कुल, मैं ज़रूर जाऊँगा आशीष जी, मैं चेकआउट करूँगा आपकी किताबें, और भविष्य में अगर मैंने सोचा कि कोई किताब छापूंगा तो मैं आपसे उसके लिए भी कांटेक्ट करूंगा। बहुत अच्छा लगा आशीष जी आपसे मिलके। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात आशीष वर्मा जी से। किस्सों और किताबों पे बातचीत का सिलसिला आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज चयन कोचर साइनिंग ऑफ।